चलो, थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। क्लस्टर के उस दिन। देखो, अगर मेरे को ना उस दिन मैंने कंसोल से क्लस्टर को सेटअप किया था। अगर मेरे को कमांड लाइन से क्लस्टर सेटअप करना है, क्या करना है? कमांड लाइन से क्लस्टर सेटअप करना है। और सारा काम मुझे अगर कमांड लाइन से करना है, कमांड लाइन से लॉगिन करना है, तो कैसे करोगे आप? गूगल पे आओ। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एजोर CLI। क्या? तो आप क्या करोगे? एजोर CLI यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्लिक करके। और डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लो, अगर आपको सारा कुछ कमांड लाइन से करना है तो। ठीक है, क्या करो आप इसको इंस्टॉल कर लो फिर। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाए, तो देखो क्या करना है। ये कमांड होती है एजेट लॉगिन। क्या कमांड होती है? आप अपना CMD खोलो और डायरेक्ट कमांड क्या रन कर दो? एजेट लॉगिन। तो ये देखो, इन्होंने ये आपको दिया, ये लिंक आप कॉपी करो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको क्या दिया है? इसके साथ कोड दिया है, ये कोड कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, ये देखो आपने क्या किया। आप लॉगिन कर गए। अब देखो, अब एक कमांड मारो। एजेड AKS इंस्टॉल CLI। ये कमांड क्या करेगा? जैसे आपने देखा कि क्यूबरनेटिस में kubectl कमांड हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ना। तो यहाँ AKS से रिलेटेड जो कमांड आप परफॉर्म करोगे, उसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना है? एजेड AKS इंस्टॉल CLI। मतलब AKS एजोर कुबरनेटिस सर्विस का CLI आप इंस्टॉल कर रहे हो। और देखो, इंस्टॉल क्या हो रहा है भाई? kubectl.exe। क्योंकि kubectl इंस्टॉल होगा तभी तो आप कमांड परफॉर्म करो पाओगे आगे।
इतना करने के बाद कमांड मारो क्यूब सीटीएल वर्जन। तो देखो कुबरनेटिस का आपको क्यूब सीटीएल का वर्जन आपको दिखा रहा है। आप देखो ये कमांड है। ये कमांड क्या करता है, ये कमांड रिसोर्स बनाएगा, रिसोर्स ग्रुप। देखो कमांड का स्टार्टिंग कहाँ से, एजेड ग्रुप क्रिएट हाइफन एल रीजन एन हाइफन एन, रिसोर्स ग्रुप का नाम। तो मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या रख दिया, टेक्निकल आरजी। तो देखो अभी मेरे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, अगर मैं ग्राफिकली जाकर देखूं रिसोर्स ग्रुप के सेक्शन में। ये एक मेरे पास नेटवर्क वॉचर नाम का रिसोर्स ग्रुप है, जिसको मैं डिलीट में लगा देता हूँ। और मेरे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप अभी नहीं है, आप देखें तो। और जैसे इंटर मारूंगा तो ये रिसोर्स ग्रुप देखो ये बना देगा। कमांड क्या है, एजेड ग्रुप क्रिएट एंटर। देखो सक्सेस हो गया, और एक बार रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ देखो रिसोर्स ग्रुप मुझे दिखेगा। ये देखो। अब अगर मुझे क्लस्टर बनाना है तो क्लस्टर बनाने की कमांड देखो क्या पे, एजेड एकेएस। यहाँ से कॉपी करना है। क्या कमांड है, एजेड एकेएस क्रिएट हाइफन जी। जी मतलब रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे बनाना चाहते हो। तो मेरा रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या था, टेक्निकल हाइफन आरजे हाइफन एन आर इंफ्रा, मतलब क्लस्टर का नाम एकेएस का, हाइफन हाइफन नोड काउंट टू जनरेट हाइफन एसएसएच की। तो दो नोड बनाएगा एक पोल पे, और एसएसएच की भी जनरेट करके देगा कि अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो। तो ये एकेएस क्लस्टर सेटअप करके मुझे देगा। जस्ट 2 से 3 मिनट्स वेट करें बस। इसमें मशीन साइज वगैरह तो लिया नहीं इसने कुछ भी। इसमें बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा, आप दे सकते हो, ऑप्शन है मशीन साइज देने। अच्छा। ओके।
ये देखो, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ से? ये देखो, मशीन साइज दिख रहा है, नोड आइफन वीएम हाँ जी। साइज। राइट। तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ओवरराइट करा सकते हैं। मैंने तो अभी कुछ नहीं दिया, तो अपने आप उठाएगा, जैसे एडमिन यूजर, नोट काउंट, इनेबल क्लस्टर, ऑटो स्केलर, मिनिमम मैक्स, सब कुछ बता सकते हो। बहुत बड़ी कमांड बन जाएगी। ठीक। तो इसने देखो क्रिएट कर दिया है मेरे को। और ये देखो, अगर मैं अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाऊं, तो ये देखो, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो ट्रबल शूटिंग पर्पज से वो आपको जानना भी ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कमांड मारता हूँ क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो मेरे को नोड नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्या रीजन है? देखो, रीजन ये है कि आप अगर अपना खुद का कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हो ऑन प्रेमाइसेस, ठीक है, ऑन प्रेमाइसेस में खुद का कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हो, तो किस तरीके से सेटअप करते हो? आप जस्ट लाइक मास्टर नोड बनाओगे और देन वर्कर नोड आप बनाओगे, ठीक है। ऑन प्रेमाइसेस में क्लस्टर सेटअप करने के दो मत तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? कंट्रोल प्लेन नोड क्या है? और किया भी होगा आप लोगों ने पहले कभी, कंट्रोल प्लेन नोड। कंट्रोल प्लेन मोड। दूसरा तरीका क्या है? हार्डवे मोड। कंट्रोल प्लेन मोड में आप क्या करते थे? कंट्रोल प्लेन मोड में आप एक कमांड रन करते हो सिर्फ, क्यूब एडीएम इनिट। क्या करता है ये कमांड? ये फटाफट एपीआई सर्विस बनाता है, डेटाबेस सर्विस तैयार करता है, कंट्रोलर सर्विस तैयार करता है, शेड्यूलर सर्विस तैयार करता है, राइट। क्या क्या तैयार करता है? एपीआई, डेटाबेस, साथ में शेड्यूलर, साथ में कंट्रोलर, ठीक है। और प्लस एक सर्विस दूसरे सर्विस से जब बात करती है, तो बीच में अथेंटिकेशन मेथड में क्या यूज करती है? सर्टिफिकेट, टीएलएस सर्टिफिकेट। क्या यूज करती है? टीएलएस सर्टिफिकेट और अपना आरबैक अथेंटिकेशन। तो आरबैक अथेंटिकेशन और टीएलएस सर्टिफिकेट के थ्रू ये सर्विस एक दूसरे से बात करती है। इवन मैं खुद अगर क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर कमांड परफॉर्म करने जाता हूं, क्या, क्यूब सीटीएल गेट नोड, या कुछ भी करता हूं एज अ क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं कुछ भी करूं, क्यूब सीटीएल गेट नोड या क्यूब सीटीएल गेट पॉड, कोई भी कमांड परफॉर्म करूं, कहीं से भी करूं, मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? एपीआई के पास। तो यहां जो मैंने कमांड रन किया ना, क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो आप पढ़ें जरा क्या कह रहा है। कुड नॉट गेट करंट सर्वर एपीआई ग्रुप। इसका मतलब क्या है? अब ये कह रहा है कि आपने जो कमांड रन किया है क्यूब सीटीएल गेट नोड,
आप जहां से बैठ के कमांड परफॉर्म कर रहे हो वहां पे kubectl का पैकेज तो इंस्टॉल है, kubectl कमांड तो परफॉर्म कर गई। अगर पैकेज इंस्टॉल नहीं होता तो kubectl कमांड चला के एरर क्या देता, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नॉट फाउंड। लेकिन ये एरर नहीं आया, kubectl कमांड रन हो गई। एरर क्या आया है, एपीआई सर्वर मिल नहीं रहा उसको, मतलब इसे नहीं पता एपीआई सर्वर का एड्रेस क्या है अभी। तो क्यूब एडीएम जो कमांड होती है वो अपने आप एक फाइल जनरेट करती है। क्या करती है, फाइल जनरेट करती है। इस फाइल का नाम होता है कॉन्फिग। ऑटोमेटिक क्या करती है, कॉन्फिग नाम का फाइल जनरेट करती है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो होता है एडमिन डॉट कॉन्फ नाम का फाइल अपने आप जनरेट करती है। उस फाइल के अंदर एपीआई का एड्रेस लिख देता है, एपीआई का एड्रेस विद पोर्ट नंबर प्लस ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट एंड की, और सर्टिफिकेट जिससे साइन हुई है वो सर्टिफिकेट, किस यूजर से कनेक्ट होगा वो यूजर नेम, सब ये सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है। और कहा जाता है जहां से बैठकर आप ये कमांड रन कर रहे हो ये फाइल को अपनी होम डायरेक्टरी में डॉट क्यूब नाम का फोल्डर बनाओ और उसे कॉन्फिग नाम से रीनेम करके रख लो। फिर जैसे ही आप कमांड मारोगे kubectl git node तो आपका मशीन पहले इस कॉन्फिग वाली फाइल को रीड करेगा, जैसे ही रीड करेगा तो उसे एपीआई का एड्रेस मिल जाएगा और एपीआई से कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम भी उसके अंदर लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन के लिए टीएलएस सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। इस तरीके से आप एपीआई के साथ कनेक्शन बना लोगे। बट वो फाइल है कहाँ, कंट्रोल प्लेन मोड। जब हमने कभी क्यूब एडीएम से क्लस्टर बनाया था तो वो फाइल अपने आप बन के आ जाती है। अगर आप हार्डवेयर मोड से कभी सेटअप करोगे ना कभी भी लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं ये एक एक चीज आपको बनानी पड़ेगी, ये फाइल तक आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप क्लस्टर बनाने के बाद भी उस पर कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे ही यूजर अपना कनेक्शन बनाने के लिए ये फाइल जनरेट करेगा। ऐसी हर एक सर्विस एक दूसरे से कनेक्शन बनाने के लिए हर एक सर्विस की फाइल जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन यहां पर एक कमांड रन करो, इसने ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दिया है। सिर्फ आपको एक कमांड रन करना है एजेड एकेएस गेट क्रेडेंशियल, तो ये आपको ना क्रेडेंशियल ला कर दे देगा। क्या करेगा, एजेड एकेएस गेट क्रेडेंशियल, रिसोर्स ग्रुप का नाम एंड क्लस्टर का नाम, तो इस क्लस्टर का क्रेडेंशियल आपको लाकर ये दे देगा, -RG। देखो ये मुझे ना क्रेडेंशियल ला कर दे देगा। कह रहा है मेरे मशीन में ऑलरेडी है, मैं इसे ओवरराइट करना चाहता हूं। यस, यस। तो देखो इसने क्या किया, मेरे सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर जिससे मैं लॉगिन हूं उस फोल्डर के अंदर डॉट क्यूब नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर कॉन्फिग नाम की फाइल इसने रख दी है। अगर मैं इस कॉन्फिग नाम की फाइल को ओपन करूं और आपको दिखाऊं, और यहां जाऊं डॉट क्यूब के अंदर, ये कॉन्फिग नाम की फाइल ओपन करता हूं, देखो सर, देख रहे हो ये सीए सर्टिफिकेट है जिसने साइन किया है मेरे सर्टिफिकेट को। अब यहां देखो ये है एपीआई का एड्रेस, क्या है, ये है एपीआई का एड्रेस। अब इस एड्रेस से क्या समझ आ रहा है पता है, इस एड्रेस से ये समझ आ रहा है कि एपीआई सर्वर एक नहीं है बैकएंड में,
एपीआई सर्वर एक नहीं है, क्योंकि एपीआई का सर्वर का एड्रेस है ऐसा नहीं आता। एपीआई सर्वर का एड्रेस आता है 172.0.0.1 और ऐसे 6443, ऐसे पोर्ट पे वो काम कर रहा है, या पर्टिकुलर ऐसे कोई एड्रेस आएगा। लेकिन उसने एड्रेस दिया ही नहीं आपको। क्या दिया है उसने आपको? देखो नाम क्या दे दिया, https://r infrastructure DNS HPSCP सेंट्रल यूएस, और रैंडम नेम है और लास्ट में 443। तो ये एड्रेस पता है क्या है? ये लोड बैलेंसर का एड्रेस दिया है उसने आपको। इसका मतलब डेफिनेटली प्रूफ होता है कि उन्होंने आपको एड्रेस लोड बैलेंसर का दिया है। इसका मतलब साफ पता चलता है कि बैकएंड में नंबर ऑफ कंट्रोल प्लेन नोड होंगे। इसलिए उसने आपको क्या दिया है? लोड बैलेंसर का एड्रेस दिया है। क्या दिया है? लोड बैलेंसर का एड्रेस। तो मेरे इस फाइल में लोड बैलेंसर का एड्रेस है। मैं लोड बैलेंसर का एड्रेस इसलिए दिया है कि कल को अगर इस नोड का एपीआई डाउन हुआ तो आपको दूसरे नोड से रिस्पॉन्स मिल जाए। समझ आई? हाँ जी, मुझे कंफर्म करो। कंफर्म करो एक बार, दो सारे लोग। गौरव, यप यप यप। ठीक है। अब हम लोग खुद क्लस्टर बनाते थे तो हमें ये चीज करनी पड़ती थी। लोड बैलेंसर सेटअप हमें करना पड़ता था, पता है, एच ए प्रॉक्सी जैसी चीजें को यूज करके, जो आपको यहां नहीं करना पड़ा। तो डेफिनेटली इस बात से प्रूफ होता है इस फाइल को देखने के बाद कि आपको, अब मैं आपको बताऊं, ये जो एडमिन, ये जो कॉन्फ़िग फाइल है ना, ये अगर मैं उठा के आपको दे दूं, आप अपने लैपटॉप में, आपको मैं अगर ये फाइल उठा के मेल कर दूं और आप अपनी होम डायरेक्टरी में डॉट क्यूब नाम का फोल्डर बना लो और कॉन्फ़िग नाम की फाइल पे इस फाइल को रख लेना, तो आप ना वहीं से बैठ के मेरे इन क्लस्टर पे काम कर लोगे। क्यों कर लोगे? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उस फाइल के अंदर एक तो एपीआई का एड्रेस लिखा हुआ है। सिर्फ एड्रेस नहीं लिखा हुआ, एपीआई से कनेक्ट होने के लिए ऑथेंटिकेशन भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि टीएलएस सर्टिफिकेट के थ्रू कनेक्शन बना रहा है। तो अभी जो एरर इसने मुझे दिया था ना, अब ये नहीं देगा मुझे एरर। क्यूब सीटीएल गेट नोड, अब मुझे ये एरर नहीं दिएगा। देखो, पहले जो मुझे दे रहा था, और अगर मैं वो फाइल को डिलीट कर दूं ना तो एरर फिर आने लग जाएगा। ठीक है। अब ये सारी चीजें देखो इतना अभी इजी सी लग रही होंगी। जो बंदा ऑन प्रेमाइसेस में कभी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन मोड किया हो ना, उनसे पूछना क्या करना पड़ता है। ये कॉन्फ़िग फाइल आपको बनानी पड़ती है। बनाने से पहले आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, की बनानी पड़ती है, उनको सीए से साइन कराना पड़ता है, आरबैक टॉपिक के थ्रू एक यूजर नेम बनाना पड़ता है, उनको परमिशन देना पड़ता है, फिर वो बंडल ऑफ पैकेज फाइल बना के उसे मेल करनी पड़ती है। ऐसे कोई दूसरा पर्सन अगर क्लस्टर पे काम करना चाहता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनाओ, की बनाओ, साइन करो, उसकी ये admin.conf फाइल रेडी करो, फिर उसे मेल करो, उसको आरबैक के थ्रू सर्टन परमिशन दो, ये कर सकता है क्लस्टर में, तब जाकर वो कर सकता है काम। बट यहाँ पर इन्होंने हमें बना बनाया दे दिया। यही बेनिफिट है एकेएस का। क्यों? उस चीज के पीछे हम क्यों भागे हैं? चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एकेएस क्लस्टर सेटअप करते हो तो अभी आपको रिसोर्स ग्रुप के बारे में एक ही चीज पता होगी, राइट? कि हमने अगर एकेएस क्लस्टर सेटअप किया तो बैकएंड में क्या होना है। बैकएंड में क्या होता है? आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, आपने एकेएस क्लस्टर सेटअप किया, तो इसको आपने एक रिसोर्स ग्रुप दे दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि एक रिसोर्स ग्रुप बनेगा और उसके अंदर एकेएस की सारी सर्विस चली जाएंगी? नहीं।
ये दो रिसोर्स ग्रुप बनाता है। क्या करता है? दो रिसोर्स ग्रुप बनाता है। एक रिसोर्स ग्रुप बनाता है एकेएस को स्टोर करने के लिए, एकेएस की सर्विस को स्टोर करने के लिए। एक रिसोर्स ग्रुप बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ग्रुप, एकेएस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ग्रुप। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? बेस नहीं है, कोई नहीं, चलो। तो एकेएस रिसोर्स ग्रुप और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ग्रुप क्यों बनाता है? एक तो आप देखो, आपने एकेएस रिसोर्स ग्रुप बनाया खुद का। अगर मैं रिसोर्स ग्रुप में जाऊं, ये देखो एक रिसोर्स ग्रुप ये है, ठीक है। उसके अंदर आपका आर इंफ्रा नाम का एकेएस क्लस्टर है, ठीक है। अब ये क्या किया है देखो बैकएंड में, एक तो इसने क्लस्टर रखने के लिए बनाया और एक इसने बनाया आर एकेएस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि आपके लिए जो एकेएस क्लस्टर तैयार हुआ है, उसके लिए वीनेट भी चाहिए, लोड बैलेंसर भी चाहिए, नेटवर्क फायरवॉल भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, उनको उसने क्या किया है, डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में रखा है। और आपकी एकेएस की सर्विस डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप पे रखा है। तो आपने ये रिसोर्स ग्रुप आपने बनाया, लेकिन उसने देखो एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है अपने से, आर इंफ्रा नाम से। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं, क्लस्टर के अंदर, और नीचे आ जाओ जरा, प्रॉपर्टी के अंदर आओ, ये रहा, ये देखो, इसने एक डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप बनाया जिसके अंदर क्या क्या रखा है इसने। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एनएसजी, रूट टेबल, वर्चुअल मशीन स्किल सेट, वर्चुअल नेटवर्क, पब्लिक आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर, मैनेज आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एकेएस कुबरनेटिस की सर्विसेज पे काम करना है, कुबरनेटिस की सर्विसेज पे, तो कहता है कि ये रहा कुबरनेटिस की सर्विसेज, इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। जैसे नेम स्पेस, वर्कलोड, इंग्रेस, स्टोरेज, कॉन्फ़िगरेशन, जो कुबरनेटिस की सर्विस है। लेकिन ये जो एकेएस क्लस्टर जिस बैकएंड इंफ्रा पे गया है, उस इंफ्रा पे कुछ करना है आपको, इधर उधर, तो इंफ्रा को अलग रिसोर्स ग्रुप पे रखा है। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो ये कब काम आएगा? देखो, मैं प्रॉपर्टी पे गया, इसके अंदर गया, और यहां जाके अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो मुझे दिखाई देगा कि मुझे जो वीएम मिली है वो कैसी दिखती है। इंस्टेंस पे गया, ये देखो, ये वीएम है जो मुझे मिली है, जिनकी आईपी भी मैं देख सकता हूं, जिनको मैं कनेक्ट भी कर सकता हूं, जिनको मैं स्टॉप कर सकता हूं। समझ आ रही सर? कंफर्म करो। ये तो ये जब हम एकेएस क्लस्टर स्टॉप करते हैं तो ये बैकएंड इंफ्रा भी स्टॉप हो जाता है। क्या गौरव? जब हम एकेएस क्लस्टर को स्टॉप करते हैं जीयूआई से, पोर्टल से, तो ये बैकएंड इंफ्रा भी स्टॉप हो जाता है सर। हाँ, बैकएंड इंफ्रा मैंने इसको जैसे स्टॉप किया तो बैकएंड इंफ्रा मेरा स्टॉप हो जाएगा, फिर आपके चार्जेस नहीं लगेंगे।
हम्म। अब देखो, मैंने उस दिन आपसे बताया था, अब ये जो कंट्रोल प्लेन नोड है, ये टोटली माइक्रोसॉफ्ट अपने पास रखता है, टोटली अपने हम्म। पास रखता है, आपको दिखा भी नहीं रहा। और साथ में कहता है कि मैं इसका पैसा भी आपसे नहीं लूंगा। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, इन्होंने बोला ये टोटली अपने पास रखता है, उसकी मैनेजमेंट उन्होंने ऐसी की है, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, कभी भी लोड बढ़ेगा तो स्केल अप कर देगा, उसे स्केल डाउन कर देगा। प्लस आपसे कहता है कि इस कंट्रोल प्लेन नोड का हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। तो फिर ये चार्ज किस चीज का कर रहे हैं? ये चार्ज आपसे कर रहे हैं कि भाई, आप जब भी एकेएस क्लस्टर सेटअप लोगे, तो आप नोड पुल लोगे ना, जिसके अंदर आपने वर्कलोड डालोगे, नोड पुल। जैसे हमने अभी एक नोड पुल लिया है जिसके अंदर दो नोड है, क्या है? दो नोड है। हमें एक नोड पुल मिला है दो नोड का। तो कह रहा है कि ये दो नोड का ही मैं केवल चार्ज करूंगा। तो क्या करते हैं कि इसकी जो चार्जेस होते हैं ना, वो इन्हीं में वो अपना एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये दो चीज आप लेके तो कुछ करोगे नहीं। राइट, ये आप तभी लोगे जब आपको कभी ये चाहिए होगा। तो कहने वाली बात होती है कि ये फ्री है, बट देखा जाए तो इनका जो पैसा है वो इन्हीं में एडजस्ट कर लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात हमें? वैसे बात करें तो ये इनका कोई चार्जेस नहीं है, इनके मेंटेनेंस का कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। जो पैसा आपसे लेंगे वो नोट पूल का लेंगे। क्लियर है? कंफर्म करो। हाँ जी, क्लियर। और ये कहते हैं कि अगर आपने नोड पूल को स्टॉप कर दिया, नोड पूल के अंदर नोड, तो फिर आपकी कोई बिलिंग नहीं आएगी। तो जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो गया, मैं पूरे क्लस्टर को बंद नहीं करना चाहता, मैंने नोड पूल को बंद कर दिया। क्या किया? नोड पूल के अंदर गया और मैंने नोड ही बंद कर दिए, दोनों के दोनों। बट अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज, यहां गया, नोड पूल के अंदर गया। अभी मुझे इसने क्या किया है, मुझे एक नोड पूल बना के दिया और उसके अंदर दो नोड दिए। क्या दिए इसने मुझे? दो नोड मुझे प्रोवाइड किए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टेंस के सेक्शन में जरा। सॉरी, यहाँ नहीं था मुझे, यहाँ जाना है। ये देखो नोड पूल है। नोड पूल पे गया। अब यहां से आप देखो, ऐड नोड पूल, ऐड नोड पुल। आप नंबर ऑफ नोड पुल ऐड कर सकते हो। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक देखो, ये है कि आपने एक AKS क्लस्टर सेटअप किया, आपने एक AKS क्लस्टर से आपने सेटअप किया, आपको कंट्रोल प्लेन नोड मिल गया, और आपको पता है
कि इस कंट्रोल प्लेन नोड की प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि इसका लोड बैलेंसर दिया गया है और बैकएंड में इसकी ऑटो स्केलिंग उन्होंने लगा के रखी है। मतलब इस पे कितना भी लोड आ जाए उसका मैनेजमेंट हमें नहीं करना। अब इन्होंने क्या बोला कि आपके पास प्रोजेक्ट जब आते हैं तो आपने एक क्लस्टर लगाया, अब आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट है यूएस का, एक है यूके का, एक है इंडिया का। तो एक ही क्लस्टर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट नोड पूल्स जनरेट कर लें। 3 नोड पूल्स मैंने बना लिया। ये नोड पूल मेरा यूएस का हो गया, ये नोड पूल मेरा यूके का हो गया, ये नोड पूल मेरा इंडिया का हो गया। उसके बाद अब आप इस नोड पूल के अंदर ऑटो स्केलिंग लगा दें। मिनिमम 1 मैक्सिमम 100, इधर लगा दे मिनिमम 1 मैक्सिमम 100, इधर लगा दे मिनिमम 1 मैक्सिमम 100। और इस नोड पूल के अंदर आप यूएस का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दो, इस नोड पूल के अंदर यूके का, इस नोड पूल के अंदर इंडिया का। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी वर्कलोड हैं वो सारे इस नोड पूल पे आएंगे और यहाँ पे नोड की स्केलिंग होती जाएगी। और क्लस्टर आपका एक ही है। इन सारे नोड पूल को मैनेज करने के लिए ओनली ये है, एक ही कंट्रोल प्लेन नोड है, अलग अलग क्लस्टर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। AKS जो है वो बेसिकली तो वैसे नेम स्पेस का भी रहता है। हाँ तो हाँ। वो यही बोलता है कि आप नोड को ही यूज करो रादर देन नेम स्पेस। गौरव, नेम स्पेस तो एक वर्चुअल कंसेप्ट है, फिजिकल कंसेप्ट नहीं है ना। फिजिकल डिवाइडिंग नहीं करता वो वर्चुअली डिवाइडिंग कर रहा बिल्कुल ठीक बात है। तो है ना। वो तो एक वर्चुअली लेयर है जो डिवाइड कर दिया, बट प्रोजेक्ट में तो फिजिकली डिवाइडिंग चाहिए ना, कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए बैकएंड का सर्वर अलग होना चाहिए। तब तो नोड पूल ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट चलाओ एक ही कंट्रोल। हाँ, एक ही कंट्रोल प्लेन से अलग अलग प्रोजेक्ट चलाओ। तो उससे एक तो ये है कि आपको ज्यादा मैन पावर डिपेंडेंट नहीं है और इजी टू यूज हो जाएगा। और हम इसमें नोड टू नोड, जैसे अब नोड पुल 1 है नोड पुल 2 है, तो उसमें हम फर्दर वो आरबैक भी लगा सकते हैं कि भाई एक टीम इसी को एक्सेस कर सके। बिल्कुल कर सकते हैं, आरबैक भी लगा सकते हो आप। ये सब करेंगे तो ठीक। फिर वो लेबल्स वगैरह भी लगाएंगे नोट के ऊपर। ठीक है, वो सारी चीजें करके आरबैक सब कुछ लगा सकते हो। तो एक कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप एक ही उससे काम चलाओ। हाँ, एक ही होता है। जरूरत क्या अलग अलग रखने का, क्योंकि कंट्रोल प्लेन नोड वो हैंडल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई सारा वर्कलोड ये अकेले हैंडल करेगा, क्योंकि इसके पीछे तो स्केलिंग वो कर ही रहे हैं। सही बात है। सही बात है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक नोड पूल है। अगर मैं इस नोड पूल में, अभी ऑटो स्केलिंग नहीं लगी होगी आई थिंक, तो इस नोड पूल में नोड के अंदर जाओ, जैसे स्केल नोड पूल, ये देखो। तो अभी इस पे ऑटो स्केलिंग नहीं लगी हुई, मैनुअल है। मैंने इस पे ऑटो स्केल लगा दिया। और पढ़े जरा, कह रहे द मैक्सिमम नोड काउंट अलाउ फॉर अ एकेएस क्लस्टर इज 1000 पर नोड पूल एंड 5000 नोड अक्रॉस ऑल नोड पूल इन द क्लस्टर। क्या कह रहा है? एक नोड पूल पे आप 1000 नोड रख सकते हैं। 1000 नोड बहुत होता है सर, अगर माई कंटेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत होता है। तो एक नोड पूल में आप 1000 रख सकते हैं और टोटल नोड पूल में आप 5000। इसका मतलब पता है क्या है? मतलब आपका इनका जो कंट्रोल प्लेन नोड है वो कहता है कि मैं 5000 नोड तक को कंट्रोल कर सकता हूं। तो आप नंबर ऑफ नोड पूल लगाएं, आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, 2-2 हजार नोट का एक एक पूल बना लें और 10 प्रोजेक्ट्स आप चला सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर। 2000 जरूरी थोड़ी कि हर प्रोजेक्ट पे 2000 नोड ही आप रखोगे। 200 नोड में भी किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी का 100 नोड में प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी का 1000 नोड में प्रोजेक्ट चल रहा होगा, किसी का 50 नोड में प्रोजेक्ट चल रहा होगा। समझ आ गई? जब आप 5000
के ऊपर जाते हैं तब आप सोचें कि यार डिफरेंट क्लस्टर बनाते हैं। और अभी तो मैंने एक स्टैंडर्ड साइज का वीएम लिया है। अभी मैं एक स्टैंडर्ड साइज का वीएम लिया हूं। ठीक है। हो सकता है कंपनी में आप बड़ी साइज का अगर वीएम लो तो आपको इतनी बड़ी नोड पूल बनाने की जरूरत भी ना पड़े। समझ आ रही है सर? जैसे जब मैं नोड पूल लेता हूं तो नोड के अंदर मैं छोटे साइज का वीएम नहीं रखूंगा। साइज देखो, बड़ी साइज का वीएम रखूंगा। देखो, बड़े बड़े साइज के वीएम रखूंगा। समझ आ गई? तो एक ही क्लस्टर में आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते। अभी मैं इसके अंदर जाता हूं। मैंने क्या किया, नोड पूल पे गया और मैंने यहाँ पर ऑटो स्केलिंग और अप्लाई। हो गया। तो अब देखना, पहले मुझे एक नोड के अंदर, एक पूल के अंदर दो नोड मिले थे ना। अब एक हो गए, क्यों हो गए? पहले दो आ रहे थे, अब एक क्यों आ गए? क्योंकि आपका वर्कलोड नहीं है उतना। तो एक पूल के अंदर एक ही नोड रख दिया। लेकिन अगर मैं वर्कलोड इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, वर्कलोड इंक्रीज करता हूँ, तो मैंने एक कमांड मारा, क्यूब सीटीएल। एक डिप्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, kubernetes.io। इसको मैं यहाँ से गया और ये ओपन करता हूँ। यहाँ गया और ये एक फाइल है जो मैंने पहले से बना के रखी है। ठीक है। उसके अंदर मैंने ये रखा है, वही डिप्लॉयमेंट जो अभी उठा के लाया हूँ, यहाँ पे रख दिया एंड इसको सेव कर दिया। और यहाँ बैठ के मैंने कमांड रन किया, क्यूब सीटीएल क्रिएट -f न्यू। तो ये क्या करेगा, देखो डिप्लॉयमेंट बनाया है इसने, क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉय। क्यूब तीन पॉड बनाया है उसने, क्यूब सीटीएल गेट पॉड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब सीटीएल
स्केल हाइफन हाइफन रेप्लिकास, मैंने बोला 300 पॉड मुझे चाहिए। डिप्लॉय, और डिप्लॉयमेंट का नाम ये है। तो इस डिप्लॉयमेंट के वो मुझे 300 पॉड ला कर देगा, क्या करेगा? क्या करेगा? 300 पॉड मुझे ला के देगा। तो जब 300 पॉड चाहिए होगा, तो नोड पूल के अंदर एक नोड सफिशिएंट नहीं है। तो देखना अपने आप स्केलिंग होगी, और इतना फास्ट नोड आएगा ना कि आप भी हैरान हो जाओगे इतना फास्ट कैसे आ गया भाई। देखना, अभी तो देखो बन ही रहा है। अभी तो पेंडिंग पेंडिंग में आ रहा है। 300 पॉड मैंने एकदम से बोल दिया बनाने के लिए। बाय डिफॉल्ट कितना कोड शेड्यूल हो सकता है एक नोड पे? क्या? बाय डिफॉल्ट कितना कोड शेड्यूल हो सकता है एक नोड के ऊपर? कितना पॉड? हाँ। वो डिपेंड करता है कि आप जब क्लस्टर बनाते हो ना, तो वहां पे नोड पूल की सेटिंग में आता है कि आपको कितना करवाना है। बाय डिफॉल्ट 250 तक लिमिट है एक नोड के। देखो आ गया 3 नोड। इतना फास्ट 3 नोड आ गया देखो, वर्कलोड के अकॉर्डिंग। हो सकता है अभी और आ जाए। समझ आ रही है? हेलो? Yep, क्लियर है सर? yep. देखते हैं हमारे। अभी भी क्रिएट हो रहे हैं। चलो फिर आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 3 नोड आ गए। तो प्रैक्टिस करके भी आप लोग ना डिलीट कर दिया करो। अगर हम इस आरजी को डिलीट करेंगे तो वो वाला भी अपने आप ही डिलीट हो जाएगा ना? सब सब हाँ। कुछ रिसोर्स ग्रुप ही मार दिया करो डिलीट डायरेक्ट। हाँ, वही कर। रिसोर्स ग्रुप मारोगे ना तो उससे जो बनेगा सब डिलीट हो जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, कल मिलते हैं सर। थैंक यू।